हेलो, नमस्कार सभी छात्रों को पोर्ट ब्रेक क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, मैं आप लोगों को रिवीजन क्लास के रूप में क्लास 11th की सीजी सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए मैं नई सीरीज स्टार्ट किया हूं, जिसका ये सेकंड पार्ट है। इसके पूर्व वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को लेखांकन समीकरण, अकाउंटिंग समीकरण कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में मैंने व्याख्या किया। अब इसके पश्चात हम उन समीकरण को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, किस प्रकार से हल करते हैं और आपको परीक्षा में किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। तो आज इससे संबंधित एक मैं न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम आप लोगों को समझाने जा रहा हूं। बच्चों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना और अपने अधिक से अधिक मित्रों को शेयर करना और सब्सक्राइब अवश्य करना। बच्चों, कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी राय अवश्य दीजिए। अगर आपके पास कोई राय नहीं है तो एक बार नमस्कार या गुड मॉर्निंग सर अवश्य लिखिए, जिससे मुझे ये पता चलता है कि कौन कौन स्टूडेंट मेरे वीडियो को वॉच कर रहे हैं, जिससे मैं आपसे जुड़ सकूं, आपके संपर्क में रह सकूं। इसलिए कमेंट्स बॉक्स में जय हिंद या नमस्कार या कोई ना कोई राय अवश्य लिखिए। चलिए आज हम अपना अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा वीडियो है जिसमें मैं आप लोगों को लेखांकन समीकरण का, अकाउंटिंग इक्वेशंस का एक न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम बताने जा रहा हूं, जिसमें हमको ट्रांजेक्शंस होता है, व्यवहार होता है। इसमें हम दो पक्ष कर लेते हैं, एसेट्स और कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। तो एसेट साइड में हमारे मुख्य मुख्य पॉइंट्स आते हैं। एक आता है कैश, दूसरा आता है स्टॉक, तीसरा आता है डेप्टर्स, तीसरा चौथा फर्नीचर, प्रीपेड एक्सपेंसेस और एक्रूड इनकम। उसी प्रकार लाइबिलिटी साइड में कैपिटल, क्रेडिटर्स, लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और अनएक्रूड इनकम। हिंदी में बोलेंगे तो रोकड़, स्टॉक, देनदार, फर्नीचर, पूर्वदत्त व्यय, उपार्जित है, पूंजी, लेनदार, ऋण, अदत्य व्यय और अनुपार्जित है। तो जैसे मान लीजिए सिंपल हमारा पहला ट्रांजेक्शन हमारा था, इसके अंतर्गत बोलता हमको फर्स्ट क्वेश्चन कहता है नगद से व्यापार प्रारंभ किया। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ₹1 लाख। 1 लाख रुपए से व्यापार प्रारंभ किया। तो जैसे ही हम 1 लाख रुपए से व्यापार प्रारंभ करेंगे तो बिजनेस में 1 लाख रुपए कैश इन हो रहा है, तो कैश में आप 1 लाख लिख देंगे। और इसको किसने लगाया? मालिक ने लगाया। और ओनर लगाता है तो ओनर के कंट्रीब्यूशंस को हम क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। तो हम कहा लिख लेंगे? कैपिटल्स में 1 लाख लिख देंगे। और इस तरह से इसको आप क्लोज भी करते जाइए और बाकी सब में जो आइटम्स नहीं हुए हैं उसमें आप डैश 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 देते चले जाइए या ब्लॉक बना लीजिए, तो आपको गलती होने के कोई चांसेस नहीं है। तो इस तरह से हमको न्यू इक्वेशंस में हमको क्या मिलेगा? हमको यहाँ पे आज के डेट में इसके पास 1 लाख कैश है और कैपिटल भी बिजनेस में कितने लाइबिलिटीज है? 1 लाख की लाइबिलिटीज है। और बाकी सब हमारा क्या है? कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। दूसरा हमारा ट्रांजेक्शन कहता है गुड्स परचेज फॉर कैश ₹20,000। नगद माल खरीदा 20,000 रुपए। जैसे ही हम 20,000 रुपए का नगद माल खरीदेंगे हमारे पास 20,000 रुपए का माल स्टॉक बढ़ जाएगा और तुरंत हमारा कैश ट्रांजेक्शन हुआ है, इसलिए 20,000 रुपए हमारा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो माइनस वाले पॉइंट को आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं। तो इस तरह से इसको हम करेंगे, क्लोज करेंगे इक्वेशंस को, तो हमारा न्यू इक्वेशन हमको मिलेगा। तो हमारा न्यू इक्वेशन आ रहा है आपका लाइबिलिटी एसेट साइड में हमारा हो जाएगा, कैश कम हो जाएगा, कैम कितनी हो जाएगी? 80,000 रुपए। और आपके पास 20,000 रुपए का क्या है? माल है। इसके अलावा हमारे कोई भी ट्रांजेक्शन इफेक्टेड नहीं हुए हैं, प्रभावित नहीं हुए हैं, इसलिए आज के डेट में हमारी पूंजी भी कितनी है? 1 लाख रुपए ही पूंजी है, ना तो हमारा कोई लाइबिलिटीज अदर्स बढ़ा है। तो इस तरह से ये हमको क्या मिल गया? न्यू इक्वेशंस मिल गया। हर कंडीशन में हमको एक न्यू इक्वेशन मिलेगा। तीसरा कहता है गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन
15,000 रुपीज। 15,000 रुपए का माल मोहन से उधार खरीदा। जैसे ही आप मोहन से उधार माल खरीदोगे तो आपके पास माल तो आएगा लेकिन पैसा नहीं जा रहा है, और जिससे माल हम खरीदते हैं वो हमारे लिए क्या कहलाता है, उधार जिससे खरीदते हैं वो हमारा होता है क्रेडिटर्स होता है, लेनदार होता है। क्या होता है? क्रेडिटर्स होता है, लेनदार होता है। तो इस तरह से इस ट्रांजेक्शन का प्रभाव कहां पड़ेगा? एसेट साइड में स्टॉक में पड़ेगा, और लायबिलिटी साइड में आपका कहां पड़ेगा? क्रेडिट्स में पड़ेगा। इसके अलावा हमारा कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है कुछ भी, तो इसका इफेक्ट क्या हुआ हम देखेंगे। तो इस तरह से कैश इन हैंड हमारे पास अभी भी कितना है? 80,000 रुपए है। माल बढ़कर कितना हो गया? 35,000 रुपए हो गया है। और न तो हमारा डेप्टर्स है न क्रेडिटर्स है, और हमारे पास 1,00,000 रुपए की अभी भी कैपिटल्स मालिक के द्वारा लगाई गई है, और 15,000 रुपए का हमारा लाइबिलिटीज है। अब इस साइड का आप दोनों साइड का ऐड करके देखोगे तो 1,15,000 और 1,15,000 आपका आएगा। तो ये हमारा कहलाएगा न्यू इक्वेशन। इसके पश्चात हमको फोर्थ कंडीशन कहता है गुड्स सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्ट 10,000 एंड ₹12,000। तो ये कह रहा है 10,000 रुपए के माल के 12,000 रुपए में नगद बेचा। क्या कह रहा है? 10,000 रुपए के माल को 12,000 रुपए में हमने क्या बेच दिए? नगद बेचे है। तब ऐसी स्थिति में आपके पास 10,000 रुपए का माल कम हो रहा है, तो स्टॉक में से 10,000 रुपए क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। आपके पास 12,000 रुपए क्या आ रहा है? नगद आ रहा है, कैश आ रहा है। और 10 के माल को आपने कितने बेचे हो? 12,000 में बेचे हो, तो 2,000 का आपको क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। और लाभ किसके खाते में जाता है? स्वामी के खाते में जाता है। और मालिक के खाते में जाता है ओनर के, और ओनर का कंट्रीब्यूशन क्या होता है? कैपिटल होता है। इसलिए इसको कैपिटल में ऐड कर देंगे। इसके अलावा हमारा इसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तो इसका 3 इफेक्ट पड़ा है। एक, जितने रुपए का माल आपने बेचे हो उसको आप स्टॉक में से क्या करोगे? माइनस करेंगे। तो स्टॉक 35,000 का था, 35 में से 10 चला गया, तभी कितना बचा? 25। और 80,000 में से आपको कितने का माल आ गया? 12,000 का माल नगद बेचे हो, प्लस हो जाएगा, तो आपका क्या हो गया? 92,000 रुपीज आपका कैश हो गया। और इधर कैपिटल बढ़कर कितनी हो गई है? 1,02,000, और 15,000 ऑलरेडी आपका क्या है? क्रेडिटर्स है। आप दोनों का टोटल करोगे तो आपको क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। उसके पश्चात हमको बोलता है न्यू इक्वेशन हमारा आया है ये। उसके पश्चात 5वां कंडीशन कहता है गुड्स सोल्ड टू रमेश कास्ट ₹15,000 एंड सोल्ड 20,000 रुपीज। इसने 20,000 रुपए के माल को 15,000 रुपए के माल को 20,000 रुपए में क्या बेचा है? उधार बेचा है। किसको बेचा है? रमेश को बेचा है। तो हम क्या कहेंगे? रमेश को उधार माल बेचा, कास्ट है 15,000 और बेचा कितने में? उसको 20,000 में। तो अब आपके पास 15,000 का माल कम होगा। 15,000 का माल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और आपने उधार बेचे हो, तो जिस व्यक्ति को उधार बेचते वो व्यक्ति क्या कहलाता है? डेप्टर्स कहलाता है, देनदार कहलाता है। तो 20,000 रुपए को आप क्या हो गया? डेटर्स हो गया। और आपने 15,000 रुपए के माल को कितने बेच दिए हो? 20,000 में बेचे हो, तो आपको 5,000 रुपए का लाभ हुआ है। तो 5,000 रुपए का लाभ भी किसको मिलेगा? स्वामी को मिलेगा। तो स्वामी के उसमें हम ऐड कर देंगे। तो इस तरह से 15,000 रुपए आपका क्या होगा? कैश पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 15,000 रुपए का माल आपका कम हो जाएगा। तो आपके पास 25 का माल था, तो 15 का माल चले गया, तो आपके पास कितना बच गया? 0 0 और 1। तो आपके पास 10,000 रुपए का अभी भी स्टॉक बचा हुआ है। कैश इन हैंड कितना है? 92,000 है। और आपके पास डेटर्स जिससे आपने उधार माल बेचे हो वो कितने के? 20,000 के हैं। और आपके पास मालिक की कैपिटल बढ़ करके हो गई है 1,07,000 रुपए, और 15,000 रुपए का हमने उधार माल खरीदे थे जिसका पेमेंट अभी हमने नहीं किए हैं। ये हमारा हो गया न्यू इक्वेशंस। इसके बाद हमको कहता है कि
फर्नीचर परचेज फॉर कैश, नगद फर्नीचर खरीदा 20,000 रुपए। 20,000 रुपए का क्या कर रहा है, ये फर्नीचर खरीद रहा है। जैसे ही फर्नीचर खरीदोगे 20,000 रुपए का, तो आपके पास एक कैश 20,000 रुपए क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आपके पास कितना बच गया, आपके पास बच गया 72,000 बच गया है। आपके स्टॉक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, डेटर्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और आपके पास फर्नीचर कितने रुपए का आ गया है, 20,000 रुपए का आपके पास क्या आ चुका है, फर्नीचर आ गया है। तो 20,000 रुपए से आपकी एसेट जो है फर्नीचर बढ़ जाएगा। तो इसका हमारा लायबिलिटी साइड में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि नगद खरीदे कैश में इफेक्ट पड़ेगा और फर्नीचर आ गया है। आपका लायबिलिटी साइड में आपके ट्रांजेक्शन सेम रहेंगे, जिसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। तो इस तरह से इसका 1,07,000 रहेगा, इसका 15,000 रहेगा, और इनमें अभी कोई भी आइटम्स नहीं आए हैं। उसके बाद हम देखते हैं हमारा न्यू इक्वेशंस आ गया है। उसके पश्चात हमको बोलता है क्वेश्चंस में वेतन चुकाया, पेड टू सैलरी, पेड टू सैलरी 5,000 रुपीज एंड आउटस्टैंडिंग वेजेस रुपीज 2,000। तो ये बता रहा है कि हमने वेतन 5,000 रुपए नगद चुकाए हैं और हमको मजदूरी की सेवा ले चुके हैं, लेकिन अभी हमने 2,000 रुपए का भुगतान नहीं किए हैं। तो इनका क्या प्रभाव पड़ेगा, आपके जेब से कितना रुपए जा रहा है, 5,000 रुपए जा रहा है, क्योंकि आपने नगद सैलरी पे की हो, कैश पेमेंट कर दी हो। तो नगद वेतन नगद जाने के कारण आपका 5,000 रुपए वेतन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 72,000 में से आप 5,000 को क्या करोगे, माइनस करोगे। 12 में से 5 जाएगा, 7 5 12 होता है, और ये कितना बचेगा, 6। 67,000 रुपीज आपके पास कैश है। यहां कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यहां भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यहां भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और चूंकि वेतन देना और मजदूर से मजदूरी ले लेना, ये दोनों ही हमारे व्यापार पे एक्सपेंसेस है, खर्च है, हानियां हैं। तो ये खर्च और हानि होने के कारण इसका प्रभाव कहां पड़ेगा, कैपिटल पे पड़ेगा। तो कैपिटल में से 5,000 प्लस 2,000 7,000 रुपए को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि इसकी भरपाई स्वामी करेगा। तो इसको दोनों को माइनस करेंगे, तो ये माइनस की पूंजी कितनी आ गई है, 1,00,000। चूंकि अभी 2,000 रुपए हमने पेमेंट नहीं किए हैं, 2,000 रुपए हमको अभी देना है। हम सामने वाले वर्कर से काम करवाए हैं, उस समय हमारे पास पैसा नहीं था, हमने बोले काम करना कल या परसों या 5 दिन के बाद, 1 महीने के बाद आकर के ले जा लेना। इसलिए हमको आउटस्टैंडिंग वेजेस देना है। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस का हमारा इफेक्ट पड़ेगा लायबिलिटी साइड में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का कॉलम है, वहां पे हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2,000 रुपए, क्योंकि 2,000 रुपए भविष्य में हमको लौटाना, अभी हमने पेमेंट नहीं किए हैं। तो इस तरह से हमारा लायबिलिटी साइड में क्या आएगा, 15,000, और भुगतान में आएगा 2,000 आ जाएगा। और इनका अपना अपने जगह सेम रहेगा। 10,000 का स्टॉक रहेगा, 2,000 रुपए 20,000 रुपए का आपका डेटर्स रहेगा, और 20,000 रुपए का आपके पास क्या है, फर्नीचर रहेगा। इसी प्रकार हमको कह देता है कई बार आपको पेड टू रेंट, पेड टू रेंट 5,000 रुपीज एंड प्रीपेड टैक्स रुपीज 1,000। ये क्या कह रहा है, हमने दुकान का किराया 5,000 रुपए भुगतान किए हैं, और 1,000 रुपए हमने टैक्स का एडवांस दे दिए। हमने टैक्स का क्या दिया, बोल रहा है एडवांस। प्रीपेड का मतलब क्या होता है, एडवांस होता है, अग्रिम भुगतान किया। टैक्स का कितना, 1,000 रुपए। तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो आप रेंट भी दे रहे हो 5,000, तब भी आपसे जेब से पैसा जा रहा है, और टैक्स भी आप 1,000 रुपए दे रहे हो, तो आपका पैसा जाता है। दोनों 6,000 रुपए आपका कैश में से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कैश में से 6,000 रुपए माइनस करेंगे, तो क्या आएगा, 61,000 आएगा। इसका इफेक्ट ना तो स्टॉक में आएगा, ना तो डेटर्स में आएगा, ना तो फर्नीचर में आएगा। हाँ, आपका प्रीपेड साइड में आपका एक कॉलम बना हुआ है एसेट साइड में,
क्योंकि आपने 1,000 रुपए एडवांस दे दिए हो, अभी सर्विस नहीं लिए हो, सर्विस लेना बाकी है, तो आप कभी भी अपना 1,000 रुपए मांग सकते हो या फ्यूचर में आप क्या लोगे, सर्विस लोगे। इसलिए इसका इफेक्ट कहां पड़ेगा, बैलेंस के एसेट साइड में पड़ेगा। दूसरी चीज, आपने रेंट पे कर दी हो, ये तो आपके लिए क्या है, लॉस है, क्योंकि अभी टैक्स आपने एडवांस दिए हो, जब तक सर्विस नहीं लोगे तब तक आपके लिए एक्सपेंडिचर्स नहीं होगा। इसलिए केवल यहां रेंट पेड का ही किसमें से माइनस करोगे, कैपिटल में से आप माइनस करेंगे। तो इस तरह से आपका कैपिटल कितना आएगा, 95,000 आएगा, ये 15,000 रहेगा, और उसी प्रकार हमारा ये 20,000 रहेगा। तो इस तरह से हमारा 10,000 रुपीज और 20,000 रुपीज, 20,000 रुपीज और 1,000 रुपीज। तो दोनों साइड का आप टोटल करोगे तो आपको दोनों साइड का क्या मिल जाएगा, टोटल इक्वल मिलेगा। इसी प्रकार मान लो एक हम लेते हैं लोन लिया, लोन रिसीव फ्रॉम बैंक 10,000 रुपीज। बैंक से 10,000 रुपए का ऋण लिया, तो अगर बैंक से आप 10,000 रुपए का लोन लेते हो तो आपके पास क्या हो जाएगा, 10,000 रुपीज कैश आएगा। तो कैश में आप क्या करेंगे, 10,000 रुपीज को ऐड कर देंगे तो 71,000 हो जाएगा। और दूसरा इफेक्ट क्या पड़ेगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में पड़ेगा, क्योंकि आपने बैंक से लोन लिया हो तो आपकी लायबिलिटीज क्या हो गई है, बढ़ गई है। और उसको अपन कहां लिखेंगे, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। हमारा एक लोन का कॉलम है, तो लोन के कॉलम में हम लिख देंगे 10,000 रुपीज। तो इस तरह से आपको हर बार क्या करना है, आपका हर बार ट्रांजेक्शन क्या होगा, दोनों साइड का बराबर होते चले जाता है। इसलिए कहा जाता है कि किसी भी व्यापार की एसेट्स और लायबिलिटीज हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है, समान होती है। इसलिए अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा क्या होगा, समान होगा। तो बच्चों मैंने लगभग कोशिश किया हूं कि हर प्रकार का ट्रांजैक्शन हम इसमें ले सके और उसका किस प्रकार से इसका किसमें ऐड करते हैं, किसमें माइनस करते हैं और इसका क्या प्रभाव पड़ता है। चलो बच्चों, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक अवश्य कीजिए, अधिक से अधिक अपने मित्र साथियों को शेयर कीजिए, जिससे सबको इसका लाभ मिल सके। और आप कंटिन्यूस मेरे वीडियो से जुड़े रहिए, और जुड़े रहने के लिए आपको तत्काल मेरे YouTube चैनल को आपको क्या करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा। और प्रत्येक स्टूडेंट जो भी मुझे वॉच कर रहा है, देख रहा है, कमेंट्स बॉक्स में अवश्य अपनी राय लिखिए, आपकी समस्या लिखिए। अगर राय समस्या नहीं है तो कम से कम जय हिंद या नमस्कार सर या गुड मॉर्निंग अवश्य लिखिए, जिससे मैं आप लोगों से जुड़ सकूंगा। मुझे पता चलेगा कौन कौन स्टूडेंट मेरे स्टूडेंट अपने हैं, जिसको मैं टीचिंग कर रहा हूं, जिसको मैं अध्यापन कार्य करा रहा हूं। तो नमस्कार बच्चों, नमस्कार।